सर से मिल लेते हैं एक बार। ओके, तो आज अपन आप लोगों का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ड्राइंग अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आई थिंक ड्राइंग में हमने कुछ कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आपको ड्राइंग क्यों करना चाहिए, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें तो समझ में आ गई आई थिंक, है ना। और ड्राइंग के फायदे क्या हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी कैसे रुकती है, डिहाइड्रेशन और ये सारी चीजें, सन ड्राइंग, ड्राइंग डिहाइड्रेशन में क्या अंतर है, सन ड्राइंग के अलावा शेड ड्राइंग क्यों करते हैं, ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन क्या होता है, स्प्रे ड्राइंग क्या होता है, एंटी केकिंग एजेंट क्या होता है, फ्रीज ड्राइंग, ये सारी चीजें आप लोगों ने अपन ने पढ़ लिया है। तो ये चीजें आप लोग को याद है। लायोफिलाइजेशन किसे कहते हैं बताइए। फ्रीज ड्राइंग, है ना। ओके तो हम लोगों ने ड्राइंग में मैक्सिमम चीजें कवर कर ली थी, ड्राइंग के टाइप्स अपन कवर कर चुके थे। एक दो चीजें हैं जो रह गई हैं, वो आज अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने एक तो हमने पढ़ लिया था क्या, एंटी केकिंग एजेंट, है ना। एक अच्छा एक चीज समझते हैं आज थोड़ा, आज क्योंकि ड्राइंग का जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट है वो कवर हो गया है, बट कुछ जो चीजें हैं ना जो आप लोगों को समझनी चाहिए वो अपन समझते हैं, तो ये आपको बाकी चीजों को भी समझने में हेल्प करेगा। देखो एक चीज होती है, हमने पढ़ा था, याद है कि हमने एक चीज पढ़ा था, हाइग्रोस्कोपिसिटी, याद है सभी लोगों को। हाइग्रोस्कोपिसिटी फूड की वो एबिलिटी जिससे वो वातावरण में जो भी मॉइस्चर मौजूद है, मतलब एनवायरनमेंट में जो भी मॉइस्चर मौजूद है, प्रेजेंट है, उस चीज को अगर फूड अपनी ओर एब्जॉर्ब कर सकता है, अगर ऐसा टैलेंट है उस फूड में, तो उस पर्टिकुलर एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिसिटी कहते हैं। और ऐसे फूड को हम क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक फूड, है कि नहीं। वैसे ही एक चीज ये भी होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे फूड मटेरियल में मॉइस्चर इतना मौजूद है कि वो इवेपोरेट होकर एनवायरनमेंट में जा रहा है, ये चीज होती है ना। एक केस ऐसा है जिसमें फूड मटेरियल में मॉइस्चर आ रहा है, और दूसरा केस ऐसा है जिसमें फूड मटेरियल से मॉइस्चर बाहर जा रहा है, दोनों ही चीज है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है और ये मॉइस्चर को रिमूव कर रहा है। यहाँ पे इवापोरेशन की प्रोसेस हो रही है ना, इवापोरेशन के थ्रू मॉइस्चर लॉस होता है ना, इवापोरेशन कह लो, प्लांट में ट्रांसपिरेशन कह लो। और यहाँ पे आपका हाइग्रोस्कोपिसिटी के कारण आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर रहा है। सो कुछ डिफरेंस है, क्या ऐसा कारण हो सकता है कि ये फूड एब्जॉर्ब करता है और ये रिमूव कर रहा है, सोचो। कोहेशन एजवेशन, चलो एक ये चीज हो सकती है, ओके। और ह्यूमिडिटी ग्रेडियंट का कोई रिलेशन हो सकता है क्या, कि क्या ह्यूमिडिटी में कोई डिफरेंस होगा या मॉइस्चर कंटेंट में कोई डिफरेंस होगा इस फूड और इस फूड के। मतलब आप एक बात बताइए, रसना पाउडर ले लो, कॉफी पाउडर ले लो, और क्या जानते हैं, बॉर्नवीटा ले लो, ठीक है, या कॉम्प्लेन, क्या बॉर्नवीटा किसी कंडीशन में मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है और किसी कंडीशन में मॉइस्चर लॉस कर सकता है, ये दोनों चीज रसना में ही पॉसिबल है क्या, रसना पाउडर में नहीं हो सकता। अगर रसना पाउडर की एक खासियत है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ही करेगा, ये लॉस नहीं करेगा। वहीं पे आप ले लो जैम जेली अचार, तो ये लॉस करेगा, ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कारण क्या है पता है, क्योंकि भैया रसना का पाउडर का ऑलरेडी खुद का मॉइस्चर परसेंट कितना चला गया है, 4%, 6%, 8%। जबकि हमारे एनवायरनमेंट में नॉर्मली मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, गिरे गिरे हालत में भी 60, 70, 80% होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारे एनवायरनमेंट का, है कि नहीं। अब एक बात बताओ, जिसका खुद का 8% मॉइस्चर कंटेंट है और इधर है 60-70%, आप बताओ मॉइस्चर का फ्लो कहाँ जाएगा, कॉफी से या रसना से एनवायरनमेंट में, या एनवायरनमेंट से कॉफी में, बताइए। एनवायरनमेंट से कॉफी में हमेशा हाई टू लो जाएगा ना। तो हमेशा याद रखेंगे, जितने ये कम मॉइस्चर वाले फूड होते हैं, एकदम कम वाले, वो हाइग्रोस्कोपिक ही होंगे, क्योंकि उनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट इतना कम है कि वो क्या लॉस करेंगे, उनको लेना पड़ेगा एनवायरनमेंट से, क्योंकि वो एनवायरनमेंट का दस्तूर है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना। समझ में आया ये चीज। दूसरी चीज, जैम जेली अचार तो ऑलरेडी मॉइस्ट फूड है ना। जूस को ले लो, इनका मॉइस्चर कंटेंट है 100%, 80%, 70%, 60%। ऑब्वियसली अगर वातावरण हमारा ड्राई है, जिस पर्टिकुलर कंडीशन में रखे हैं वहां ड्राई कंडीशन है, वहां पे मॉइस्चर कंटेंट अगर इससे कम है तो फूड से ही मॉइस्चर बाहर जाएगा ना, है कि नहीं। अब मान के चलो हमने एक्स्ट्रा मॉइस्चर कंटेंट रखा है, तो ये भी एब्जॉर्ब करेगा, बट किस कंडीशन में,
अगर एनवायरनमेंट में जो मौजूद मॉइस्चर कंटेंट है वो जेम जेली की खुद के मॉइस्चर कंटेंट से ज्यादा हो जाएगा। मतलब क्या समझ पा रहे हो इस चीज से कि भैया अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है उसका मॉइस्चर कंटेंट एनवायरनमेंट में प्रेजेंट मॉइस्चर से कम है तो वो खुद मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा हमारा प्रोडक्ट। और अगर हमारे प्रोडक्ट में मॉइस्चर कंटेंट एनवायरनमेंट में प्रेजेंट मॉइस्चर कंटेंट से ज्यादा है तो वो क्या करेगा, उस चीज को लॉस करेगा। जिसकी एक एग्जांपल समझिए, ये हमारा पृथ्वी है और ये पृथ्वी का इक्वेटर, सबसे ज्यादा लाइट कहाँ आता है, सनलाइट यहाँ पे आता है कि नहीं। यहाँ पे एक देश है अफ्रीका, एक काम करो ना मैं आपसे ही समझो इस चीज को, मतलब ये चीज सिर्फ प्रोसेसिंग में रिलेट नहीं करनी, आपको हर जगह रिलेट करनी है। ये देखो, ये है हमारा इक्वेटर, एक मिनट रुक जाइए, ये हमारा इक्वेटर है कि नहीं। सबसे ज्यादा सनलाइट यहीं पे आता होगा, यस और नो। यस सर। है ना। तो जहां पे सनलाइट सबसे ज्यादा है वहीं पे सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन लॉस होना चाहिए या इवापोरेशन होना चाहिए पानी का, है कि नहीं। पर आप एक चीज ध्यान दोगे, इन बॉर्डर वाले इलाके में जो पौधे पाए जाएंगे, इन बॉर्डर वाले इलाके में यहाँ पे ट्रांसपिरेशन लॉस कम होगा, जबकि ये जो सेंटर के इलाके हैं यहाँ पे ट्रांसपिरेशन लॉस ज्यादा होगा। जबकि एक बात बताओ, सनलाइट का फोकस तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह बराबर ही होगा, फिर भी आप देखोगे कि जो ट्रांसपिरेशन लॉस है वो आपके जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पे कम होता है और ये बाहर वाले इलाके में ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है पता है, क्या कारण हो सकता है आप लोग को पता है, वैसे बताइए। सर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है सर। हाँ भाई तो बॉर्डर वाले इलाके में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, बॉर्डर वाले इलाके में समुद्र की ह्यूमिडिटी, हाँ यहाँ समुद्र में इतना इवापोरेशन होता है कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो पौधे के अंदर जितना मॉइस्चर कंटेंट है उससे कहीं ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट कहाँ पे मौजूद है, ऑलरेडी एनवायरनमेंट में। तो आप बताओ क्या वो ट्रांसपिरेशन लॉस कर पाएगा। नो सर, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ जाएगा। बट वहीं पे इन सेंटर वाले एरिया में आ जाओ, ये एकदम ड्राई वाले एरिया है, इन एरिया में तो एनवायरनमेंट में वाटर कंटेंट कम है कंपेयर टू प्लांट, तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन लॉस ज्यादा ही होगा, कम थोड़ी होगा। समझ पा रहे हो ना इस चीज को, yes. है ना। तो हमेशा ये चीज सिर्फ मॉइस्चर फूड में ही नहीं, हर जगह पे लागू होगा कि भैया ट्रांसपिरेशन लॉस भी हमेशा इन्हीं कंडीशन, इसीलिए तो गर्मी के मौसम में कपड़ा जल्दी सूखता है और ठंड में अगर बरसात में लेट से, कारण जो है वो यही है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर बाहरी एनवायरनमेंट में मॉइस्चर कंटेंट हमारे फूड के मॉइस्चर कंटेंट से ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा, मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन, इसीलिए हाइग्रोस्कोपिसिटी दिखती है। और अगर हमारे पर्टिकुलर फूड में मॉइस्चर कंटेंट बाहर के मॉइस्चर कंटेंट से कम है, सॉरी ज्यादा है, तो हमारा इवापोरेशन होगा। समझ में आ रहा। लेकिन एक ऐसा कंडीशन भी हो सकता है ना जिसमें ना ही लॉस हो ना ही एब्जॉर्प्शन, है कि नहीं। वो कब होगा, जब 100% सैचुरेशन होगा तो। जब 100% सेचुरेशन आ जाए, हाँ एक वो भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि फूड का मॉइस्चर परसेंट उतना ही हो जितना एनवायरनमेंट का मॉइस्चर परसेंट है। यस सर, इक्विलिब्रियम होगा तभी। हाँ, इक्विलिब्रियम होगा जब, है ना। तो इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इक्विवेलेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी शब्द अगर कहीं भी सुनो, ऑल्दो आपको इसकी जरूरत नहीं है, पर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कई जगह पे आपके काम आ सकते हैं। कहीं पे तुक्का मारना हो, कहीं किसी को रीजन देना हो, तो उस चीज के लिए इसे याद रखें कि इक्विवेलेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कोई एक फूड, मतलब ये इक्विवेलेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहने का मतलब क्या है कि फूड में उतना रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, उतना ह्यूमिडिटी हो या उतना मॉइस्चर कंटेंट हो जिसमें फ्रूट ना ही नाइदर एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, ना ही वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, एंड नॉर इट नाइदर एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड नॉर गेन्स मॉइस्चर। ना ही वो मॉइस्चर को वातावरण से लेता है, ना ही वातावरण में मॉइस्चर लॉस करता है। ये कब होगा, जब दोनों का ह्यूमिडिटी एकदम बराबर होगा। तो उस केस को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। समझ में आया। ओके ठीक, तो इतनी चीज आपको याद रखेंगे, यहां तक हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये समझ में आया ना सबको। यस सर। ठीक, अब एक बात अपन समझते हैं, ड्राइंग हमने समझ लिया, उसके कुछ प्रोसेस देख लिए। एक बात बताओ, ड्राइंग करना है, हम लोग जब वाइन को इवन फर्मेंट करने के लिए भी रखते हैं तो उसमें हम लोग प्रिजर्वेटिव डाल के रखते हैं, है कि नहीं, कि भैया उतने दिन में और दूसरा इन्फेक्शन ना हो जाए, खराब ना हो जाए।
पैकिंग करने से पहले अगर कभी भी किसी भी जूस को हम रखते हैं तो प्रिजर्वेटिव डाल के रखते हैं ना, है कि नहीं? तो फिर एक बात बताओ, हम फ्रूट को मान के चलो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ या कोई भी फूड मटेरियल को मैं ड्राइंग के लिए रख रहा हूँ, ड्राइंग में तो कुछ टाइम तो लगेगा ही, है कि नहीं? सन ड्राइंग कर रहा हूँ तो हो सकता है 1 से 2 महीने का टाइम लग जाए, या हफ्ता से 2 हफ्ता का टाइम तो लग ही जाए, 1 वीक का टाइम लग जाए। और अगर मैं डिहाइड्रेशन भी कर रहा हूँ तो भी तो 12 से 24 घंटे का टाइम लग ही रहा है ना। इतने टाइम में तो फूड में मॉइस्चर होगा कि नहीं होगा? इस पर्टिकुलर टाइम में तो फूड में मॉइस्चर होगा ना, इस 1 से 2 महीने जब वो सूख रहा है, या 12-24 घंटा, है कि नहीं भाई? इसके बाद उसका मॉइस्चर कंटेंट उड़ जाएगा, पर ड्यूरिंग द प्रोसेस तो मॉइस्चर कंटेंट होगा फूड मटेरियल में, है कि नहीं? यस तो अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है तो उस कंडीशन में इस समय तो आपके जो एंजाइम है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके पास अपॉर्चुनिटी है ना कि फूड को अटैक करे। भाई जिस दिन खत्म होगा उस दिन खत्म होगा। अब एक बात बताओ कि फॉर एग्जांपल एक दिन तो क्या बोलते हैं कि सबको ऊपर जाना है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आज जिंदा रहना छोड़ देगा आदमी, आज की जिंदगी जीना छोड़ देगा। ये होता है क्या? नहीं होता। तो वैसे ही भाई एक दिन मॉइस्चर कंटेंट खत्म होना है, अभी तो नहीं हुआ है ना, तो अभी तो एंजाइम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे? और आप खुले में छोड़ दिए हो तो ऑब्वियसली अटैक करेंगे। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप एक बात बताओ, ड्यूरिंग ड्राइंग या ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए ना कि भैया ये एंजाइम या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना करनी, तो मेरा फूड मटेरियल सूखेगा तो बाद में पहले तो खराब हो जाएगा एंजाइम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चक्कर में। ये हो सकता है? यस सर। तो इसीलिए कि ड्यूरिंग ड्राइंग या ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट खराब ना हो जाए, इसके लिए भी कुछ ट्रीटमेंट करते होंगे। तो वो ट्रीटमेंट क्या करते हैं? चूंकि हम फ्रूट मटेरियल की बात करें अगर फ्रूट की, तो भैया हम करते हैं सल्फरिंग। पढ़े थे ना फ्रूट में कि हम लोग क्या करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड के फ्यूम यानी कि धुएं से हम फ्रूट को ट्रीट करते हैं, चाहे होल फ्रूट को करें या कट वाले स्लाइसेस को करें। और ये सल्फर डाइऑक्साइड के फ्यूम से जब अपन जो है फ्रूट को ट्रीट करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि ये जो है एज एन किसके काम करता है? डिसइंफेक्टेंट के काम के रूप में काम करता है, या प्रिजर्वेशन के काम में काम करता है। ये क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट है, अपन ने पढ़ा था। सल्फर डाइऑक्साइड अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये जितने भी आपके एंजाइम या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हम ऑक्सीजन का उपयोग करके किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करके उस चीज को खराब किया जा रहा होगा, उस चीज को रोकेगा। तो ड्यूरिंग ड्राइंग ये एंजाइम को उतना एक्टिव होने नहीं देगा। ड्यूरिंग ड्राइंग ये माउल्ड के ग्रोथ को रोकेगा। समझ पा रहे हो? ड्यूरिंग ड्राइंग या ड्यूरिंग सन ड्राइंग जब आप कर रहे होगे उस समय फर्मेंटेशन की प्रोसेस को रोकेगा। तो फर्मेंटेशन को रोकेगा, माउल्ड को रोकेगा, ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है उसको रोकेगा। इस तरीके से ड्यूरिंग ड्राइंग ये पर्टिकुलर चीज जो है हमारे प्रोडक्ट को बचा के रखेगा। अब सोचो अगर ऑक्सीडेशन हो गया, अब आप खुद सोचो, आपने एप्पल को काट के रखा ड्राइंग करने के लिए, जैसे ही काटोगे एप्पल में पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है और उसके बाद ऑक्सीजन लेता है एनवायरमेंट से और क्या काम करता है? ब्राउनिंग। अब लो बताओ, भूरा कलर का एप्पल बेचोगे क्या ड्राई फ्रूट में? ड्राई करके कलर प्रिजर्व करना है ना, तो इसके लिए क्या चाहिए कि ये ऑक्सीजन का काम रुक जाए। तो इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? अपने क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? तभी तो ब्राउनिंग रुकेगी ना। अब बताओ, प्रिजर्व करना है मेरे को कलर में, तो ऐसा नहीं कि ड्राइंग के बाद बेचना है भैया, उस समय भी तो आपको उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा ना। तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए ये इस टाइप के केमिकल्स काम, इस टाइप के ट्रीटमेंट काम आते हैं। तो सल्फरिंग क्या करता है? सल्फरिंग करते हैं हम लोग टू प्रिजर्व कलर, और दूसरा टू प्रिवेंट स्पॉइलेज। अब ये कब करेंगे भाई? ड्राइंग करने के पहले या बाद में ट्रीटमेंट को? पहले। करने से तो पहले। कैसे काम करता है, क्या काम करता है, समझ में आया? क्यों जरूरी है? यस सर। ठीक है, इसको अपने शब्दों में अच्छे से लिखा करो। अभी कहानी टाइप सुनोगे बाद में भूल जाओगे, और प्रोसेसिंग के साथ यही दिक्कत है। अब एक बात बताओ, सल्फरिंग करते हैं, ठीक है, एक मैं आप लोग को रिकॉल करने के लिए बता देता हूँ कि अपन ने पढ़ा था ना एक ऐसा डिब्बा होता है जिसे सल्फर बॉक्स कहते हैं। इसमें हम लोग जो है बाहर में सल्फर को जलाते हैं। सल्फर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो कौन सा गैस रिलीज होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड को एक पाइप के माध्यम से हम इस पर्टिकुलर कंटेनर में, बॉक्स में डालते हैं, और यहाँ पे लगभग 30 से 60 मिनट के लिए छोड़ देते हैं फ्रूट को। ठीक है, इसी प्रोसेस को सल्फरिंग कहते हैं, याद है ना? यस सर। यस सर।
तो सल्फरिंग ट्रीटमेंट करते हैं भैया, याद रखना। दूसरी चीज, सल्फरिंग का एक पुराना मेथड भी था, सल्फाइटेशन, याद है? सल्फर डाइऑक्साइड के सीधा मतलब सल्फर के सीधा सॉल्यूशन में डुबो देते थे, याद है? यस तो या तो आप सल्फरिंग करोगे कि सल्फर के फ्यूम से दोगे, जो कि आजकल किया जाता है, और पहले क्या करते थे, सल्फाइटेशन की सल्फर के सॉल्यूशन में सीधा हम लोग फ्रूट को, या जो भी हमारा स्लाइस है फ्रूट का होल या फ्रूट का स्लाइस, उसको सीधा डिप कर देते थे। इसे ही हम क्या कहते हैं, सल्फाइटेशन कहते हैं। तो सल्फाइटेशन करो या सल्फरिंग करो, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक का चीज क्लियर है? यस अच्छा, अब एक बात बताओ, जीन्स सुखाते हो आप लोग, है कि नहीं? अब शर्ट का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, जीन्स का देखते हैं। जब जीन्स को सुखाते हो 12 बजे के बाद, आप देखते हो जीन्स का जो नीचे का जो हिस्सा है ये पूरा सूख जाता है, लेकिन जो कमर वाला हिस्सा है वो लेट से सूखता है। ये होता है जीन्स के साथ। यस यस सर। मतलब अगर कोई बंदा गया और सिर्फ उसके एंकल वाले लेंथ के जगह को टच करके आया, तो उसको लगे कपड़ा सूख गया, उठा के ले आएगा, और रूम में जब आएगा तो पता चलेगा अरे यार उधर ज्यादा सूखा था, इधर कम सूखा था। ये हो सकता यस सर है ना? तो क्या होता है, जब भी हम ये आर्टिफिशियल ड्राइंग को छोड़ के सन ड्राइंग, शेड ड्राइंग टाइप की चीजें करते हैं, तो हमारा जो पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली नहीं सूख पाता है। मतलब कहीं पे ज्यादा सूखता है, जिधर सनलाइट ज्यादा देर तक एक्सपोज रहा, जिधर ज्यादा टाइम तक आपने एक्सपोजर दिया, जिधर कम दिए उधर कम सूखता है। ये होता है, ये प्रॉब्लम हो ही जाता है जनरली। कोई ना कोई एक पर्टिकुलर जगह मॉइस्चर जो है ज्यादा रह जाता है, कहीं पे मॉइस्चर कम हो जाता है, कोई जगह जरूरत से ज्यादा सूख जाता है, जितना नहीं सुखाना था उतना सूख जाता है। ये होता है, हो Yes, सकता है कि नहीं हो सकता है ना? Yes. तो भाई एक बात बताओ, कौन सा कंडीशन अच्छा है? जरूरत से ज्यादा सूख जाना, जरूरत के मुताबिक सूखना, लेकिन कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम हो, कहीं पे जरूरत के जितना हो, कहीं पे ज्यादा मॉइस्चर हो गया, तो इस टाइप का प्रोडक्ट कोई खरीदेगा या खाने में अच्छा लगेगा क्या? या एकदम ही ज्यादा सूख गया? नो सर, यूनिफॉर्म नो चाहिए। सर। नो सर। यूनिफॉर्म होना चाहिए, है ना? भले उसमें मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे प्रोडक्ट में यूनिफॉर्म हो, तभी तो खाने में मजा आएगा ना। एक साइड अलग टेस्ट आ रहा है, एक साइड अलग टेस्ट आ रहा है, अच्छा लगेगा क्या? तो नो सर हम जब भी ड्राइंग करके लाए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, या हमें क्या ऐसा कुछ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए जिससे फूड प्रोडक्ट के हर कोने में बराबर मॉइस्चर हो, ताकि स्वाद हर जगह बराबर हो। अगर खराब लग रहा है तो पूरा ही लगे, अच्छा लग रहा है पूरा ही लगे। अच्छा खराब का कॉम्बिनेशन तो अच्छी बात नहीं है ना? डोसा देखते हो नहीं, कभी कभी कहीं कहीं जल जा रहता है, कहीं ठीक रहता है। तो जहां ठीक है वहां ठीक लगता है, जहां जला है वहां दिमाग खराब होता है। या तो पूरा ही जला दो ताकि हम खरीदे ही ना, या तो पूरा ही ठीक बनाओ ताकि मन भर के खाएं, है कि नहीं? तो वैसा ही भाई ड्राई प्रोडक्ट के साथ भी होता है कि आपको जो है मॉइस्चर कंडीशन इक्वल रखना है सारे प्रोडक्ट की में। तो उसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ट्रीटमेंट बाद में पढ़ेंगे। आप लोग जो है, आप लोगों के हाथ को मान के चलो, सिर्फ आपके हाथ को, आपका हाथ का हथेली वाला अगर हिस्सा बस है, उसको एक डिब्बा में, एक क्लोज टाइट पैक डिब्बा में मैं रख दूं, तो आपके हाथ में क्या बदलाव आएगा? बाकी आप बाहर नॉर्मल हो, सिर्फ आपके हाथ को एक डिब्बे के अंदर डालना हो, क्या चेंजेस आएंगे? क्या होगा आपको सबसे पहले? स्वेटिंग होगा मतलब। स्वेटिंग होगा, तुरंत आपको स्वेटिंग स्टार्ट होगा। आपका जो बॉडी है वो तुरंत मॉइस्चर कंटेंट के थ्रू टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग करेगा। अगर मैं आपको पूरा पूरा का पूरा एक लिफ्ट में बंद कर दिया, एक डिब्बा में बंद कर दूं, तो क्या होगा? पूरे बॉडी में स्वेटिंग होगी कि नहीं होगी? रेस्पिरेशन है ना? होगी। मतलब आपको जब आपके केवल हाथ को रखा था, तो केवल हाथ में स्वेटिंग हो रही थी, बाकी बॉडी नॉर्मल था, अलग अलग मॉइस्चर कंडीशन। और जब एक साथ पूरे के पूरे को, अब मेरे को चाहिए कि भाई यही हाथ बस में क्यों स्वेटिंग हो, या तो पूरे में हो या तो पूरा ही सूखा रहे। तो पूरा सूखा रखना है तो पूरा बाहर रख लो, या तो फिर पूरा स्वेटिंग करना है तो पूरा ही आप बॉडी के अंदर डाल दो। जैसे ही आप किसी क्लोज कंटेनर के अंदर रखोगे, आपका बॉडी कंटिन्यूअसली मॉइस्चर रिलीज करेगा, जिसे हमारे शब्दों में क्या कहते हैं, स्वेटिंग कहते हैं, और आपका बॉडी का पूरा हर जगह का मॉइस्चर कंटेंट बराबर हो जाएगा। ये होगा, है कि नहीं? Yes. होगा कि नहीं होगा? होगा ना? यस सर। तो वैसे Yes, ही yes. एक ट्रीटमेंट होता है जिसे कहते हैं स्वेटिंग, सुने होंगे प्रोसेसिंग में। स्वेटिंग एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, फूड प्रोडक्ट को एक क्लोज बॉक्स में रख देते हैं, बॉक्स या फिर बीन में हम लोग जो है हमारा जो भी ड्राई प्रोडक्ट है, ड्राई करने के बाद उसमें रख देते हैं। इसमें रखते हैं
और क्या होता है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ज्यादा कहीं कम था वो पूरे बॉडी में बराबर होता है और पूरा मॉइस्चर कंटेंट जो है वो इक्वलाइज होता है, सिमिलरली वैसे ही जैसे आपके बॉडी में होता है। ठीक है, तो बॉक्स या बीन में हम ड्राइड प्रोडक्ट को रखते हैं। ड्राइड प्रोडक्ट को बॉक्स में या बीन में रखने की प्रोसेस को हम स्वेटिंग कहते हैं। इससे फायदा क्या होता है, इससे जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट है वो बराबर हो जाता है। टू इक्विलाइज मॉइस्चर कंटेंट को इक्वलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्वेटिंग जैसी प्रक्रिया को करते हैं। समझ में आया? क्लियर है? मतलब सर कोई प्रोडक्ट अगर ट्राई करते हैं हम्म, और अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लगते हैं स्टार्टिंग के 5 या 10 मिनट्स के लिए, तो सर वो प्रोसेस स्वेटिंग नहीं होती या फिर ये बॉक्स वाला स्वेटिंग? नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखोगे ना तो वो चीज नहीं होगी, क्योंकि आप नॉर्मली ऑलरेडी उसको जो है किए हुए हो उसमें। देखो कोई भी चीज, कोई भी कंटेनर जब बंद होता है ना तो वहां पे ना थोड़ा हीट आपको महसूस होगा। हीट महसूस होगा ना तो वहां पे अपने आप टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है मॉइस्चर का मूवमेंट करेगा। नॉर्मल कंडीशन में सोचो ना, नॉर्मल कंडीशन में रखोगे तो इधर से फूड जो है पूरे बॉडी में मॉइस्चर जो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होगा या इधर से इवापोरेट होकर वो भी उड़ जाएगा, उड़ना चालू करेगा, भले धीरे स्पीड में उड़ेगा बट उड़ेगा ना। तो यहाँ पे बाहर ना जाके अंदर में डिस्ट्रीब्यूट ना होके वो बाहर मूव करना चालू कर देगा मॉइस्चर नॉर्मल कंडीशन में। ये होता है ना जनरली। यस। ठीक है, और वही कंटेनर में रखोगे तो यहाँ पे कहाँ मूव करेगा, हीट के कारण वो अंदर में ही अपना टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। ठीक है, ओके। यस। ओके। तो समझ में आया स्वेटिंग क्या होता है, सल्फाइडेशन क्यों करते हैं, सल्फरिंग क्यों करते हैं सभी लोगों को? यस। यस। ओके, मैं और देखता हूँ अगर कुछ चीज छूट रही होगी। हाँ बोलिए। आप लोगों के साइड से भी ऐसा कुछ लगता है ना कि सर आप ये पॉइंट छोड़ रहे हो तो मुझे बता दिया करो, क्योंकि देखो हर चीज मैं कवर कर पाऊँ जरूरी नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने पॉइंट्स हैं वो सारी चीजें मैं बता दूं, और आप लोग भी आराम से, कोई दिक्कत नहीं रहता है, बता दिया करिए। जरूरी होगा तो अपन डिस्कस करेंगे उस पर। सिर्फ स्वेटिंग का ऑब्जेक्टिव इतना होता है ना कि वो अपना टेम्परेचर जो है मॉइस्चर उसको मेंटेन करे, मतलब कुछ मॉइस्चर को एक्सटेंड ना मेंटेन कर करना, सके। मॉइस्चर लेवल को, टेम्परेचर का भी हाँ। काम नहीं है। मतलब वो भी ओके। इन्वॉल्व है बट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है मॉइस्चर को इक्वलाइज करना पूरे प्रोडक्ट में यूनिफॉर्मली। ओके सर। ओके, एक क्वेश्चन आ सकता है कि साइकोमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं। साइकोमेट्रिक, इसको अच्छे से लिख देते हैं, साइकोमेट्रिक रिलेशनशिप। साइकोमेट्रिक रिलेशनशिप क्या होता है, तो ये लिखिए रिलेशनशिप बिटवीन द मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर। देखो प्रोसेसिंग को इसलिए इतना डिटेल में घुस घुस के पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रोसेसिंग एक लड्डू वाला पोर्शन है। अगर आप सही से पढ़े हो ना तो आपके इसके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अगर आपको सही से याद है तो अपन इसके क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, 10 आ रहे हैं तो 10 में 9 से 8 तो बनने ही चाहिए। तो साइकोमेट्रिक रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर ऑफ एयर। मॉइस्चर कंटेंट और टेम्परेचर के, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड या मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एनवायरमेंट और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन होता है ना ड्यूरिंग ड्राइंग प्रोसेस, वो उस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, साइकोमेट्रिक रिलेशनशिप कहते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी फैक्टर ऑफ में देख लिया है कि मॉइस्चर कंटेंट यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एनवायरमेंट या फूड प्रोडक्ट और टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्राइंग के प्रोसेस में। ये चीज आप लोग को समझ आ चुकी है ऑलरेडी, है कि नहीं? तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना उसे ही हम लोग साइकोमेट्री कहते हैं, साइकोमेट्री या साइकोमेट्रिक रिलेशनशिप। तो कहीं क्वेश्चन आ गया कि टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट के बीच के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, तो लिख लेना साइकोमेट्री या फिर साइकोमेट्रिक रिलेशनशिप कहते हैं करके। ठीक है, ये याद रखना। क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके। यस सर। इसके बाद एक चीज लिखिए सन ड्राइंग। ऑल्दो अपन ने देख लिया सन ड्राइंग क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें तो सभी चीज को कर सकते हैं। दूसरा स्प्रे ड्राइंग जनरली हम किसके लिए उपयोग करेंगे, फॉर लिक्विड फूड। लिक्विड मटेरियल में अगर कोई फूड मौजूद है तो उसमें हम लोग जो है स्प्रे ड्राइंग को यूज कर सकते हैं। हमने एग्जांपल देखा था, अभी हम कहाँ कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं ये देख रहे हैं। ठीक है, तो स्प्रे ड्राइंग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, अगर फूड मटेरियल लिक्विड फॉर्म में है
या सेमी सॉलिड फॉर्म में, तभी तो आप उसको एटमाइज कर पाओगे ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल में। सॉलिड को तोड़ पाओगे क्या? और जो ऑलरेडी सॉलिड है उसको कैसे फिर इवापोरेट करोगे? स्प्रे ड्राइंग का प्रोसेस याद है ना? यस सर। तो लिक्विड फूड या प्यूरी के लिए अपन स्प्रे ड्राइंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। तीसरा, फ्रिज ड्राइंग का उपयोग कब करेंगे? तो ऑब्वियसली इसमें तो हम सॉलिड का भी उपयोग कर सकते थे, बर्फ से डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे थे, याद है? तो पीसेस जो होते हैं ना, फ्रूट पीसेस या वेजिटेबल पीसेस, उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, लिक्विड के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन इन केस अगर आ गया कि बताओ लिक्विड टाइप के फूड के लिए कौन सा आप रिकमेंड करेंगे, तो वहां पे काम आएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। ये क्लियर है? यस। ओके, ठीक। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा ड्राइंग में रह गया है, ठीक है। वो ड्राइंग में एक लास्ट टॉपिक क्या है? IMF, इंटरमीडिएट मॉइस्चर फ्रूट। नाम सुने हैं? यस सर। इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड। क्या होता है भाई इंटरमीडिएट मॉइस्चर फ्रूट? या इसी को हम सेमी सॉलिड फूड भी कहते हैं, लिख लो, सेमी सॉलिड फूड भी कहते हैं। अब इसके नाम में ही सारा अंतर छुपा हुआ है, बताइए क्या हो सकता है? सर जो जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है सॉलिड वो। फॉर्म में भी ना हो और पूरा लिक्विड फॉर्म में भी ना हो। जेली टाइप का, जेली या जो टाइप। एकदम सॉलिड में भी ना हो, लिक्विड में भी ना हो। और बताइए, सही है? दोनों सही है। मॉइस्चर कंटेंट जिसमें मतलब पूरा ड्राई ना हो जाए, पूरा पूरा मॉइस्चर हो। देखो यहाँ पे जैसा कि सब बता रहे हैं, इंटरमीडिएट लगा हुआ है वर्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया बीच का कुछ रास्ता होगा। अगर मॉइस्चर कंटेंट इसमें मॉइस्चर कंटेंट हमको इतना रखना है कि हम जो ड्राइंग या डिहाइड्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें कितना परसेंट रखते हैं? 7 से 8, 6 से 8% वेजिटेबल में अपन ने पढ़ा था, और फ्रूट के प्रोडक्ट में कितना? 10 से 20%, है कि नहीं? इतना भी कम ना कर दें, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हमेशा ड्राई प्रोडक्ट ही काम आए। अभी एक बात बताओ, सूखा सब्जी खाना सबको पसंद है कि नहीं? सबको अच्छा लगता है सूखा, लेकिन दाल ना हो तो सूखा सब्जी खाओगे क्या? नो सर। दाल ना हो तो फिर अपने को ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए, है कि नहीं? चावल के साथ खाने के लिए अपने को ग्रेवी यस। वाली सब्जी चाहिए, लेकिन दाल है तो सूखा चाहिए। तो ऐसे ही मार्केट में जरूरी नहीं है ना कि हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है ड्राइड वर्जन में ही बेचा जा सके। कुछ चीजें लोगों को थोड़ा सा सेमी सॉलिड फॉर्म में या थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में भी चाहिए। सबसे बेस्ट तो फ्रेश होता है, 100% उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है, या 100% जो उसका खुद का मॉइस्चर है उसमें करें। लेकिन 100% वाले में रखेंगे तो खराब हो जाएगा, है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं कि कम मॉइस्चर कंटेंट में क्यों ना अपन जो है प्रोडक्ट को रखें, लेकिन इतना भी कम नहीं कि ड्राइड के जितना हो जाए, क्योंकि फिर उसमें एकदम सूखा सूखा लगता है, मजा नहीं आता खाने में। तो क्यों ना कोई एक बीच का रास्ता निकाला जाए जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ड्राइड प्रोडक्ट की जितना भी ना हो, और उसका खुद का नेचुरली जितना मॉइस्चर कंटेंट होता है उतना भी ना हो, मतलब नेचुरल से कम और ड्राइड प्रोडक्ट से ज्यादा। इसके बीच का जो पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट जिस फूड मटेरियल में होगा उसे हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट मॉइस्चर फ्रूट। समझ में आ रहा है? यस सर। और और ना ड्राइंग की से जितने भी फूड बनते हैं उसको हाई वैल्यू फूड कहते हैं, लिख लेना। हाई वैल्यू फूड, जितने भी आपके ड्राइंग के थ्रू जो फूड प्रोडक्ट बनते हैं उसे हाई वैल्यू फूड कहते हैं। वो न्यूट्रिशनली रिच होते हैं। आप एक बात बताओ, 100 ग्राम ग्रेप खाओगे और 100 ग्राम किशमिश खाओगे, किसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलेगा, किसमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी? किसमिस। किसमिस। किशमिश में। क्यों? क्योंकि भैया जब आप 100 ग्राम ग्रेप खा रहे थे ना, तो 100 ग्राम ग्रेप में तो ऑलरेडी 70 ml तो पानी था, मतलब 70 ग्राम तो पानी था। पानी से एनर्जी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो ड्राई नहीं हुआ था उस टाइम। लेकिन उसी ग्रेप को जब आप ड्राई करते हो और अब 100 ग्राम अगर आप मान के चलो किशमिश खाते हो, तो भैया 100 ग्राम किशमिश में पानी कितना होगा? गिन के 10 से 20% भी अगर मॉइस्चर कंटेंट है तो कितना ही पानी होगा बताओ किशमिश में? 10 से 20 ml हुआ, है कि नहीं? तो यस। फालतू आइटम जो है हमारा 10 से 20 ml है, जबकि यहाँ पे 70 ml है। मतलब केवल यहाँ पे 30 ग्राम काम का है और यहाँ पे 80 ग्राम काम का है। तो एनर्जी किस में ज्यादा मिलेगा भैया?
80 ग्राम वाले में। ये वाले में 80 ग्राम वाले में, ड्राई वाले में। इसीलिए ड्राई फ्रूट को हमेशा न्यूट्रिशनली रिच फूड या फिर हाई वैल्यू फूड कहते हैं, ड्राई वाले जो फूड होते हैं, ड्राइड फूड मटेरियल। तो इसको भी याद रखना, ठीक है, कहीं पे लिख लिया रहना, उसका एग्जैक्ट वर्ड जो है ना वो मुझे याद आएगा तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। तो ये चीज समझ में आई, या मेरे को क्लास के बाद याद दिलाना, मैं उसको बता दूंगा। तो यहाँ तक का चीज समझ में आया आप लोग को? और इसमें मॉइस्चर परसेंट जो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग डिफर हो रहा है, क्या बोल रहे हो तुम? मतलब मॉइस्चर परसेंट जो होता है कि इसमें आईएमएफ में वो कितना होता है, या फिर कोई हाँ वो प्रोडक्ट के बताऊंगा, अकॉर्डिंग मैं अलग अलग बताऊंगा। हो सकता है? पहले अभी थोड़ा वो उसको हाँ, ओके प्रिपेयर कर रहा था ना आप लोग को उसके लिए। तो ये चीज समझ में आई आप ओके लोग ओके। को कि नेचुरल से कम यस होगा सर। और जो ड्राइड प्रोडक्ट होता है उससे ज्यादा। अब ड्राइड प्रोडक्ट का मैक्सिमम परसेंटेज कितना है? 20%। और जनरली आप जूस उठा लो, फ्रूट उठा लो, अधिकतम टीएसएस कितना जाएगा? 32%, 33%। इससे ज्यादा टीएसएस किसी फूड मटेरियल का सुने हो? फ्रूट का अधिकतम बेल का होता है आई थिंक 32, 33 के आसपास। अभी इस साल क्वेश्चन आया था क्योंकि हमारे में कि हाईएस्ट किसका होता है, तो बेल का होता है। वो चार जो ऑप्शन थे 32, 33 के आसपास। मतलब हम किसी भी फ्रूट में मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 35% तक का मॉइस्चर कंटेंट। तो हमको इससे कम करना 35% तक का टीएसएस, मतलब 65% का कम से कम मॉइस्चर तो हर फ्रूट में होता है। तो नेचुरली तो 65 अपन मान सकते हैं, तो 65 से कम होना चाहिए। और मिनिमम जो हम लोग ड्राइड प्रोडक्ट में लेते हैं वो 20% है, तो इससे ज्यादा होना चाहिए। तो इन्हीं के बीच में ही कोई इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड का कोई एक मॉइस्चर परसेंटेज होगा, कैसे होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। यस तो सर। आपको याद रखना है कि भैया आईएमएफ का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 20 से 50% होता है। कितना होता है? 20 से 50% बाई वेट आप नाप सकते हो। तो जो आपका इंटरमीडिएट फूड क्रॉप होते हैं, अब बताओ इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड जो होता है उसका डेफिनेशन आप लोग के हिसाब से क्या बन रहा है? कि यह एक ऐसा फूड है जिसका मॉइस्चर कंटेंट नेचुरल से क्या होगा, ज्यादा कि कम? कम। 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 और जो हमारे ड्राइड या डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट हैं उससे ज्यादा। ज्यादा होगा। और ये रेंज कितना होगा? 20 से 50%। इसे ही सेमी सॉलिड फूड भी कहते हैं, इसी को सेमी मॉइस्ट फूड भी कहते हैं, आईएमएफ भी कहते हैं। यहां तक का चीज क्लियर हुआ? यस। यस। ओके। अब बता, इसका एग्जांपल भी लिख लो, जैसे कि हनी, जैसे कि जैम, जैसे कि जेली, और आपके जितने बेकरी वाले प्रोडक्ट होते हैं, ये सब जो प्रोडक्ट होते हैं ये सेमी सॉलिड फूड या फिर इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड के एग्जाम्पल हैं। यहां तक का चीज क्लियर है? यस। अब एक बात बताओ, किसी के दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहा है ना सर? एक बात बताओ जब हमको फूड मटेरियल को प्रिजर्व ही करना था माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इसीलिए तो ड्राई कर रहे थे। और हम 20% तक ड्राइंग करते हैं, इतना लंबा इंतजार करते हैं, मतलब 20% जरूरी होगा कम से कम, तभी तो 20% मॉइस्चर कंटेंट तक जाते हैं ताकि उसमें माइक्रोबियल अटैक ना आए। और यहाँ पे हम कितना रख रहे हैं? 20 से 50%। तो क्या इसमें मॉइस्चर, इसमें क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक नहीं होगा क्या? इसमें तो, इसमें जब हम लोग ऑलरेडी अटैक से बचाने के लिए 20%, 10%, 5% तक जा रहे हैं, तो इसमें तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि मॉइस्चर अवेलेबल ही नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक के लिए। लेकिन यहाँ पे तो भैया 20 से 50% है, तो यहाँ पे अटैक होगा कि नहीं होगा? आप लोग के हिसाब से बताओ। होगा। होगा। होगा सर। होगा। फिर कैसे प्रिजर्व होगा ये फूड? फिर तो ये लॉस है ना केमिकल हमारे लिए। हाँ, सर केमिकल। कैनिंग करेंगे चलो, लेकिन किसी जैम को आज केमिकल तक कैन केमिकल में केमिकल डालेंगे। लेकिन जब केमिकल डाल के ही प्रिजर्व करना था तो इतना भी मॉइस्चर क्यों गिराए? केमिकल डालेगा नो डाउट थोड़ा मोड़ा, पर केमिकल से भी कितना ही बचा लेंगे? हमारा ऑब्जेक्टिव तो मॉइस्चर के बेसिस पे रोकना था ना, तभी तो आईएमएफ बनाए हैं। नहीं तो आईएमएफ क्यों बोल रहे हैं? फिर केमिकली प्रिजर्व फूड बोलना चाहिए। और क्या हो सकता है सोचो? सर देखो उसके प्रोडक्ट देखो, टेस्ट और टेस्ट को मेंटेन करने के लिए सर। हाँ टेस्ट के लिए ही आईएमएफ बना रहे हैं, वो तो ठीक है। पर इस पर्टिकुलर शुगर का यूज करके सर कर सकते हैं? शुगर का उपयोग करके जैम देखो, जेली देखो, हनी देखो, या बेकरी प्रोडक्ट देखो, इन सब में शुगर कंटेंट हाई रहता है कि लो भैया? हाई रहता है सर। हाई। हाई रहता है। हाई रहता है कि नहीं? अब मान के चलो मेरे को रायपुर जाना है, कहाँ से? दुर्ग से। रायपुर जाने के लिए 100 रुपए लगते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ठीक है। मेरे पास है केवल 70, मेरे दोस्त के पास है केवल 70 रुपए, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मेरे एक दोस्त के पास 70 रुपए है, एक दोस्त के पास 60 रुपए है,
अगर मैं सिर्फ इससे पैसा लूं तो क्या मैं रायपुर जा सकता हूँ क्या? नो सर। नो अगर मैं सिर्फ इससे पैसा लूं तो भी क्या मैं रायपुर जा सकता हूँ? नो सर। नो नो सर। लेकिन अगर ये दोनों 50-50 रुपए दे दें तो क्या मैं रायपुर जा सकता हूँ? यस यस सर। यस सर। मतलब जब दोनों का, क्योंकि देखो दोनों इतने कंसंट्रेशन में नहीं है कि अपने आप में चीजों को बचा सके, लेकिन दोनों ने जब अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया तो इसके 50 को जोड़ लिया, इसके 50 को जोड़ लिया, तो मैं जो है रायपुर पहुंच गया। ऐसे ही प्रोसेसिंग में भी हम पढ़ते हैं, बताया था कि कई बार क्या होता है, हम कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर मटेरियल को यूज करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, याद है? इस टेक्नोलॉजी को यस क्या कहते हैं? हर्डल टेक्नोलॉजी। हर्डल टेक्नोलॉजी, याद है? अपन ने एक हर्डल यस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था। तो क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे जूस को प्रिजर्व करना है तो मेरे को 90 डिग्री सेल्सियस में उसको पाश्चराइज करना पड़ता है। जूस को पाश्चराइजेशन करते हो ना, इसके अगेंस्ट में मैंने क्या किया, एक टेक्नोलॉजी निकाला जिसे क्या कहते हैं, सोनिकेशन टेक्नोलॉजी। साउंड वेव का उपयोग करके मैं प्रिजर्व करने लगा। जब मैं सोनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करता हूँ ना, तो मुझे 2 घंटे के आसपास लगते हैं एग्जाम्पल के तौर पे जूस को प्रिजर्व करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए। और ये सोनिकेशन में कितने डिग्री में करता था? 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मैंने क्या सोचा, क्यों ना भाई मैं इसमें 35 डिग्री की जगह इसको 60 डिग्री में करूं, इतने में तो न्यूट्रिएंट भी लॉस नहीं होगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो 60 डिग्री सेल्सियस मैंने यूज किया और सोनिकेशन अभी भी यूज कर रहा हूँ इसके अल्टरनेटिव के रूप में ना। तो अब ये कितने डिग्री, जो 2 घंटे का टाइम लग रहा था वो कितने में हो गया? 1 ही घंटे में हो गया। तो 2 टेक्नोलॉजी यूज किया तो जो एफर्ट था वो कम लगा ना, और मेरा जूस प्रिजर्व हो गया, है कि नहीं? यस सर। तो वही, पहले मेरे को प्रिजर्व करने के लिए 20% मॉइस्चर कंटेंट तक जाना पड़ता था। मैंने क्या किया, एक काम करते हैं ना, 50% रखते हैं, 45% रखते हैं, 40% रखते हैं, और इधर से मैं शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूँ। ये भी प्रिजर्वेटिव के रूप में काम कर रहा है, प्रिजर्वेशन का काम कर रहा है। दोनों मिलके उतना ही रिजल्ट दे दिए, कम मॉइस्चर कंटेंट को उतना नीचे ना गिरा के। इस टाइप से काम करता है, समझ में आ रहा है? इसे हर्डल टेक्नोलॉजी कहते हैं। देखो ये हर्डल टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। इसे कहते हैं थर्मोसोनिकेशन, टेम्परेचर और साउंड वेव का उपयोग करके। अब देखो, क्या मैं 90 डिग्री गया? नहीं, 60 में ही काम हो गया। 35 में भी हो जाता, लेकिन समय ज्यादा लगता। समझ पा रहे हो? यस इसी में मैं हाई प्रेशर का भी उपयोग कर दिया, तीसरा टेक्नोलॉजी ऐड कर दिया। जो 1 घंटे में होना था आपको कितने में हो रहा है? आधे घंटे में। बेनिफिट है कि नहीं है? तो यही चीज है। अब मान के चलो एक और दोस्त आ जाता, वो बोलता मैं भी पैसा देगा, तो 30-30 रुपए में ही सबका काम हो जाता। 30-30 और 1 40 दे देता, है ना? तो ऐसे ही आपका आईएमएफ बनता है कि भैया जो आईएमएफ होते हैं ना, आईएमएफ फूड जो होते हैं, ये केवल और केवल क्या बोलते हैं कि आपका उससे नहीं प्रिजर्व होता, मॉइस्चर कंटेंट रिडक्शन से। इसके साथ साथ इसमें और भी मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन जैसे कि शुगर भी काम करता है। तो आईएमएफ की खासियत क्या है? ये पार्शियली डिहाइड्रेटेड होते हैं, पार्शियली डिहाइड्रेटेड होते हैं। इनका मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है? 20 से 50%। और इसके साथ साथ हाई इन शुगर होते हैं। समझ रहे हो? अब इसका बेनिफिट क्या है? क्यों आईएमएफ का? आईएमएफ टेस्ट के लिए चाहिए, वो तो ठीक है, वो तो सही बोल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी इसके फायदे हैं। एक बात बताओ, जब आप किसी चीज को ड्राई करते हो, ड्राई प्रोडक्ट बनाते हो, तो ड्राई प्रोडक्ट जब आप बनाते हो, फॉर एग्जांपल रसना पाउडर, तो उसमें किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है ड्यूरिंग स्टोरेज? हाइग्रोस्कोपिक होता है ना, कि कहीं पानी ना पकड़ ले एनवायरमेंट से। ये हमारा टेंशन रहता है, इसलिए हमेशा पैकिंग मेंटेन करना पड़ता है। आप उसको फ्रिज में या एकदम ड्राई जगह में रखोगे, मतलब स्पेसिफिक स्टोरेज एरिया चाहिए। सिमिलरली आप किसी को फ्रिज मेथड से किसी चीज को फ्रीजिंग किया तो उसके लिए फ्रिज चाहिए रखने के लिए। किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अगर मॉइस्चर कंटेंट 20 से 50% या कुछ है तो उसको फ्रिज में रखते हैं ताकि माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ना हो। मतलब पहली तो सामान खरीदो, फिर उसके बाद उसको प्रिजर्व करने के लिए झंझट भी खरीदो, है कि नहीं? स्टोरेज का ध्यान दो, ये करो वो करो। लेकिन कभी देखियो जैम को फ्रिज में रखते होंगे प्रिजर्व करने के लिए? दुकान में जाके देखो खुला रखा रहता है जैम, जेली। बेकरी में देखियो हर एक चीज को फ्रिज में रखते होंगे। केक को रखते हैं क्योंकि क्रीम पिघलता है, बाकी बेकरी प्रोडक्ट को देखियो खुले में रखते हैं। तो यही बेनिफिट है इसका। एक और बेनिफिट क्या है? ऑलरेडी ये हाई इन शुगर रहते हैं और पार्शियली डिहाइड्रेटेड रहते हैं, तो माइक्रोबियल अटैक का उतना टेंशन नहीं रहता, एंजाइमेटिक एक्टिविटी उतना टेंशन नहीं रहता। तो इनकी खासियत क्या है?
कि भैया इनको प्रिजर्व करने के लिए हमको एकदम लो टेम्परेचर में रखना है, फ्रिज में रखना है, जरूरी नहीं है। डू नॉट रिक्वायर रेफ्रिजरेशन। समझ पा रहे हो, ये इसका बेनिफिट है। तो डू नॉट रिक्वायर रेफ्रिजरेशन टू प्रिवेंट माइक्रोबियल डिटोरिएशन। अब मैं ये बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ढक्कन खोल के छोड़ दिया और बोलो कि सर ये तो खराब हो गया। भाई उसमें तो कोई भी चीज खराब होगा ना, आप ड्राई फ्रूट को भी रख दो वो भी खराब होगा। तो ऐसा नहीं कि एकदम, मतलब स्टोरेज कंडीशन, एक पैकिंग जो इसको प्रॉपर मेंटेन करो। कई चीज ऐसी होती है ना जिसको पैकिंग मेंटेन करने के बावजूद भी फ्रिज में रखना पड़ता है, वो वाला टेंशन इसमें नहीं। समझे? यस। तो ये होता है भाई आईएमएफ। क्या होता है आईएमएफ? बताइए क्या क्या पॉइंट पढ़े, एक एक आदमी एक एक पॉइंट बताओ। सबसे पहले आईएमएफ को फुल फॉर्म क्या है? इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड, मॉइस्चर फूड। इसे और क्या कहते हैं? सेमी सॉलिड फूड, सेमी सॉलिड फॉर्म, सेमी मॉइस्चर इनका मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है? 20 20-50%। एक जगह लिख लो, मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा? लेस देन नेचुरल कंटेंट इन जूस और मोर देन डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट। ड्राइंग या डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट से ज्यादा मॉइस्चर और नेचुरल उसका जो कंटेंट है उससे कम। समझे? ठीक है। आईएमएफ में प्रिजर्वेशन के लिए जनरली कौन से दो चीजें काम करती हैं प्रिजर्वेशन का कारण? शुगर और शुगर, मॉइस्चर रिडक्शन, मॉइस्चर रिडक्शन, है ना? मॉइस्चर रिडक्शन, दोनों ही होते हैं। एग्जाम्पल बताइए एक आध दो। हनी, जैम, जेली, प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं। कैंडी मैं और कुछ आइडिया देने जो होता है वो, कौन सा? आंवला कैंडी, कैंडी और जो फ्रूटीज बनाते हैं टूटी फ्रूटी होगा आपका, कैंडी भी होगा, वो सब आएंगे इसी में। ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुआ? यस सर। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे कि आईएमएफ जो फूड होता है ना, उसमें इतनी मात्रा में शुगर कंटेंट होती है और वाटर एक्टिविटी को एक पर्टिकुलर लेवल से हम इतना नीचे रखते हैं कि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो ही नहीं पाती। ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको और एडिशनल टाइम के लिए रखना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट चाहिए, तो आप केमिकल प्रिजर्वेटिव भी डालिए, डालते ही है, जेम में डालते हैं ना, केएमएस वगैरह, तो वो और अल्ट्रा मेथड है। तो क्या ये एक हर्डल टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो यहाँ पे, और वो क्या ये यूज हो रहा है यहाँ पे? यस हो रहा है ना? तो चीजों को इस तरीके से बढ़िया रिलेट करिए, समझिए, आप लोग को चीजें अच्छे समझ में आएंगी। आई थिंक ड्राइंग में जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था या जितना कंटेंट मेरे पास था, एक्चुअली ये सारे के लिए बनाया हुआ नोट्स है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिलीवर कर दी है। कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर काम आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक चीज जेआरएफ में काम आएगा, बट कभी ये सारे दोगे भाई। हॉर्टिकल्चर से, जनरल हॉर्टिकल्चर से तो सारे फाइट करोगे, कभी तो नेट दोगे। प्रोसेसिंग तो हर जगह आएगा, कहीं तो आरईओ, आरएचओ और सीईटी और बीएचयू और दूसरे स्टेट में एएचओ, एडीएच, एडीए टाइप के एग्जाम के लिए दोगे, तो वहां कहीं भी अगर ये क्वेश्चन आया और एक क्वेश्चन भी फंस गया और आपसे बन गया जो बाकियों से नहीं बना, तो उस दिन ये क्लास की वैल्यू आपको समझ में आएगी, या फिर उस दिन आपको वो चीज सार्थक लगने लगेगी। तो जितना कंटेंट मेरे पास है मैं पूरी चीज आप लोग को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। इसके अलावा कोई चीज छूट जा रही होगी तो डेफिनेटली बताइएगा। एक ड्रायर का एग्जाम्पल का रह गया है, वो मैं बता दूंगा। एक और टॉपिक पढ़ाने का था फर्मेंटेशन, बट वो थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो इसको अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग जो है ड्राइंग डिहाइड्रेशन को अच्छे से पढ़िए। कोशिश करो आईसीएआर का ई कोर्स को पढ़ लो, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, 2 की 3 पेज का है। आईसीएआर का ई कोर्स ड्राइंग के ऊपर है, उसको पढ़ लो और चीजें समझ में आएंगी, कॉन्सेप्चुअली समझ में आएंगी। जो मैंने पढ़ के समझाया कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा नोट्स है, मैं उसको भी रिफर करता हूँ और कुछ बुक्स भी रिफर करता हूँ। आप आईसीएआर ई कोर्स एक बार पढ़िए, आपको जो चीजें है ना वो एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और ड्राइंग को आज ही पढ़ के खत्म कर दो। हाँ बोलो। आईएमएफ फूड में हम मोस्टली शुगर का यूज करते हैं, तो उसका फर्मेंटेशन तो हो जाता होगा ना कभी ना कभी। शुगर का फर्मेंटेशन होता है ना अगर कुछ समय के चलते। देखो वही बात आती है ना कि आप जो है एक लकड़ी है तो तोड़ दोगे, 2 है तो भी तोड़ दोगे, लेकिन झुंड हो जाए लकड़ी का तो नहीं तोड़ सकते। एकता में शक्ति वाली बात है कि भैया शुगर का ही तो फर्मेंटेशन होता है ना, लेकिन एक लेवल तक। जब वो कम मात्रा में, जब 65% से ऊपर हो जाए तो खुद प्रिजर्वेटिव का काम करता है, उसका फर्मेंटेशन नहीं किया जा सकता। क्योंकि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अगर 65% शुगर है तो पानी अधिकतम कितना होगा? 35% ही तो होगा ना। अब भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शुगर चाहिए तोड़ने के लिए, उसको फर्मेंट करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ऑक्सीजन और मॉइस्चर भी तो चाहिए। तो जैसे जैसे आप शुगर कंटेंट बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप मॉइस्चर कंटेंट घटा रहे हो।
तो मॉइस्चर तो रिड्यूस हो गया ना, तो कहाँ फर्मेंटेशन होगा। इसलिए वो 65% में फर्मेंटेशन उसके रूप में काम कर सकता है। आई थिंक ये कंसेप्ट होना चाहिए। हाँ आईएमएफ में वही चीज है, कुछ हनी इसीलिए हाँ कभी निकलता नहीं है। वही आईएमएफ में ऑलरेडी आपने 50% किया और उधर तो वैसे ही 50% मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस कर दिए आप आईएमएफ में, तो दोनों ही चीज एक साथ हो रही है। तो इसलिए हो जाता है कि कम शुगर कंटेंट में भी आपको वो चीज मिल जाती है, फर्मेंटेशन से बच जाता है। मॉइस्चर भी जरूरी है हमेशा, इसीलिए ये चीज मुझे भी समझने में सालों लगे, मतलब मैं कभी ध्यान नहीं दिया उस चीज पे, बट जब पढ़ाना चालू किया तो मेरे को भी समझ में आया। कभी भी याद रखना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या एंजाइम, अटैक कब करेगा, जब सबस्ट्रेट होगा, ऑक्सीजन होगा और वाटर या फिर मॉइस्चर होगा, और तीनों सही अमाउंट में होंगे। सबस्ट्रेट ज्यादा है तो अटैक ज्यादा होगा ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन कम है और वाटर कम है तो अटैक नहीं कर सकता हो। तीनों होना चाहिए, और हम इन तीनों को अगर एल्टर करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी अटैक नहीं कर सकता, समझे। जैसे कि कोरोना वायरस कब अटैक करेगा, जब इम्यूनिटी डाउन होगा। इम्यूनिटी ठीक है तो कैसे होगा, और उसमें भी कोरोना वायरस को हमारे शरीर में आने के बाद एक तो पर्टिकुलर साइट में जाके अफेक्ट करना है, उस जगह का स्ट्रक्चर बिगाड़ के रख दे तो आ नहीं सकता। तो हर एक चीज के अटैक में कई सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको समझना है। तो ये 3 मेजर फैक्टर हैं जिसको अपन शुरू प्रोसेसिंग से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग को, इसलिए मैं बार बार इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस चीज को याद रखेंगे, फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ओके, कल की क्लास में अपन फ्रीजिंग पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रीजिंग आप लोग पढ़ के आइए। ठीक है, कल वही 4 to 5 कल से आपका नॉर्मल जो टाइम टेबल है उसी में होगा। 4 to 5 में क्लास होगी प्रोसेसिंग की, और मॉर्निंग में 7:30 to 8:30 फ्रूट, और 8:30 to मतलब 9 to 10:30 वो दूसरे वाले बैच में फ्रूट। ठीक है, सो आप लोग जो है पढ़ के आइए बढ़िया भरपूर इसको, और इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ओके सर। और सर कल सुबह